हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं योगेश अवस्थी, आपका अवस्थी सर। आज हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस जो रे ऑप्टिक्स के रह गए हैं उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में हो गए थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो स्टार्ट करते हैं जहां तक हो गए थे प्रीवियस वीडियो में रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस, उसके आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस whose focal length is 0.3 meter and the refractive index of the material of the lens is 1.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 है। वैसे अब यहाँ पे ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब एक सरफेस उसका प्लेन है और दूसरा सरफेस उसका कॉन्वेक्स है। और प्लेनो कॉन्वेक्स है मतलब पहला सरफेस हमारा प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है। तो जो लेंस है वो हमारा कुछ इस टाइप का है, प्लेनो पहला सरफेस प्लेन, फिर कॉन्वेक्स और दूसरा सरफेस ऐसे कॉन्वेक्स। क्लियर है? अब हमको कह रहे हैं कि फोकल लेंथ इसकी है 0.3 मीटर। फोकल लेंथ f हमको गिवन है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की 0.3 मीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस का है वो भी हमको गिवन है। हमने बताया था कि जो लेंस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग n2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन है तो बाहर हम लोग एयर मानते हैं, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और जो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम लोग n1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाहर चूंकि कोई मीडियम नहीं गिवन है तो वहां पे हम लोग n1 लेंगे उसको, और वो एयर मानेंगे और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 लेंगे। तो बाहर एयर मान के चूंकि कुछ नहीं गिवन है हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेंगे। बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग n1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 1 हो गया, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, तो हम लोग n2 को 1.5 ले लेंगे। अब हमको बताना क्या है? हमको बताना है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। तो इसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। हमने बताया था कि जो पहला सरफेस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग r1 से लेते हैं। तो r1 यहाँ पे चूंकि ये प्लेन है, ये वाला सरफेस प्लेन है पहला वाला, तो पहला वाला सरफेस प्लेन होने की वजह से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। तो वो r1 हमें इनफाइनाइट है गिवन, इनडायरेक्टली गिवन है चूंकि वो प्लेन है, तो प्लेन होने की वजह से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफाइनाइट है। और जो r2 है, हमने ये कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसमें ये बार बार बताया है कि जो पहला सरफेस होता था यूजुअली उसको हम लोग पॉजिटिव में, क्योंकि इधर डिस्टेंस होती थी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दूसरे की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस साइड है। इस साइड होने की वजह से इसका हम लोग निगेटिव लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम लोग -r ले लेंगे। क्लियर है? तो अब यही r हमें निकालना है। अब हम लोग जानते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला से, यूजिंग लेंस मेकर्स फार्मूला, जो 1/f होगा वो होता है हमारा n21 - 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे n21 होता है n2/n1, तो यही फर्दर हमारा हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 की जगह पे 1/∞, चूंकि ये प्लेन है r1 इंफिनिटी है, माइनस 1/- ऑफ r, चूंकि r2 हमारा -r है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो अब ये हो गया 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/∞, तो 0 हो गया, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 1/r, तो ये हो गया फाइनली 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r। हमको r चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमको f गिवन है, हमको n2 गिवन है, हमको n1 गिवन है, तो सिर्फ एक ही अननोन बचा r। यहां पे वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लोगे, r मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, r कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, नोट कर लो सब लोग।
नेक्स्ट है, देखो कह रहे हैं द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यूज ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ये हमको एक टेबल गिवन है, वो टेबल में ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 पे। टू 3 4 5 6 अब देखो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ डेविएशन 33 डिग्रीज, 38 डिग्रीज, 42 डिग्रीज। ये गिवन है टेबल क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस जिसको चाहिए होगा कमेंट में ले सकते हो पूछ के। 52 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 71 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 50 डिग्रीज, 46 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 43 डिग्रीज, 50 डिग्रीज। अब इसमें ये जो टेबल है इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, उनकी एंगल ऑफ इंसिडेंस की डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये एंगल ऑफ डेविएशन की डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब इस टेबल की बेसिस पे दो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट हैं एक क्वेश्चन के। तो पहला पार्ट है उसका, हमको बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस लाइकली टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इटसेल्फ। हमको बताना है किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। तो हमने ये देखा था जब प्रिज्म का डेरिवेशन कर रहे थे कि एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों इक्वल होते हैं मिनिमम डेविएशन के केस पे। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल तब होगा जब डेविएशन मिनिमम होगा। डेविएशन मिनिमम होने का मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम होगा। तो हमको यहाँ पे देखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पे मिनिमम है। तो एंगल ऑफ डेविएशन देखो ये 60, 50, 46, 40, 43, 50। तो ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, बाकी वैल्यू जिससे ग्रेटर है। तो यही एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये मिनिमम है, इसी पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होंगे। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कब इक्वल होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा है 52 डिग्रीज। क्लियर है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आई हो जाएगा हमारा 52 डिग्रीज, क्योंकि 52 डिग्रीज पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, और जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तभी एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में इक्वल होते हैं। पहले पार्ट का आंसर यही है। अब कह रहे हैं सेकंड में, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पैसेज ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू दिस प्रिज्म व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज द अबव वैल्यू। तो ये मिनिमम डेविएशन का केस है, और मिनिमम डेविएशन में हमने देखा था कि जो रे डायग्राम होता था वो ऐसे होता था। यही पूछ रहे हैं वो हमसे। ये प्रिज्म है मान लो हमारी, ये पैरेलल होती थी रे, ए बी सी, ये नॉर्मल है, ये यहां पे नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये R1 होता है, ये R2 होता है। इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ, इमर्जेंट रे को आगे बढ़ाओ, जो इनके बीच का एंगल होता है वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है DM, और इसको कुछ नाम दे दो P,
क्यू आर एस, और ये एंगल हमारा हो जाता था आई माइनस R1, और ये एंगल हो जाता था ई, ये एंगल ई है, एंगल ऑफ इमरजेंस ई माइनस R2। तो ये हमारा रे डायग्राम है जिसको हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 R2, एंगल ऑफ इमरजेंस ई, ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, डीएम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये एंगल I माइनस R1, ये एंगल E माइनस R2। तो ये डायग्राम हमें ड्रॉ करना था। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लेना। अब देखो ऐसा होता है कि जो ये टेबल, ऐसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं जो टेबल वगैरह में, तो ऐसा नहीं है कि इनको देख के तुम्हें परेशान होना है, घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, परेशान होना है। ये क्वेश्चंस जो देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं वो करने में आसान होते हैं यूजुअली, क्योंकि बैलेंस हमेशा बनाया जाता है। तो इस पे ऐसा देख के नहीं छोड़ोगे कोई क्वेश्चन कि वो देखने में मुश्किल सा लग रहा है, टेबल बड़ी सी बनी हुई है, डायग्राम बड़ा सा बना हुआ है, तो उसको देखते ही हार मान लेना है कि छोड़ दो उसको, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो क्वेश्चंस देखने में कभी कभी ज़्यादा मुश्किल लगते हैं वो करने में बहुत आसान होते हैं, बस उसको डिटेल में पैसेंस रख के अच्छे से रीड करना होता है, समझना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, ये 3 मार्क्स का है। इसमें एक डायग्राम गिवन है, वो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी कह रहे हैं, इसी डायग्राम के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस AB ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगुलर प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I and deviates by angle beta as shown in the figure, so that in the position of minimum deviation delta angle beta is equal to angle alpha। तो एंगल ऑफ, जब मिनिमम डेविएशन होता है, इसमें हमें पहले बार ये बताना है कि अगर मिनिमम डेविएशन का केस है तो अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। अब देखो मिनिमम डेविएशन तब होता था, हम लोगों ने प्रिज्म में डिटेल में ये पढ़ा है कि मिनिमम डेविएशन तब होता था जब ये रिफ्रैक्टेड रे इस बेस लाइन के पैरेलल हो जाती थी। याद करना, ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेस लाइन के पैरेलल हो जाती थी, तब मिनिमम डेविएशन होता था। अब चूंकि मिनिमम डेविएशन गिवन है कि मिनिमम डेविएशन है, तो ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। भाई ये एंगल और ये एंगल क्या है? ये अगर पैरेलल लाइंस हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और पैरेलल लाइंस के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ये ज्योमेट्री से जानते हो बहुत पहले से, 9th 10th से। तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, इसलिए चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब इसका एक और पार्ट था, ऑल्सो फाइंड आउट द कंडीशन व्हेन रिफ्रैक्टेड रे QR सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमें बताना है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब सफर करेगी। तो यहां पे वो TIR तब सफर करेगी अगर इस पोजीशन पे, इस वाले फेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए। तो TIR के लिए जो यहां पे, अगर इसको हम लोग नॉर्मल ले लें, तो ये जो एंगल होगा ये IC के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? किसके इक्वल होना चाहिए? IC के। तो IC अब होता क्या है, बाहर एयर अगर हम लोग मान लें, तो ये तुम लोग जानते हो कि जो साइन IC होता है वो होता है 1/n, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्लियर है? TIR होने के लिए, तो TIR होने के लिए जो IC है वो हमको मिल जाएगा 1/n से,
और n इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन IC इज इक्वल टू 1/n है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो IC को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/n। ये क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा कंडीशन इसकी TIR होने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी डायग्राम गिवन है, तो पहले डायग्राम मैं बना देता हूं, फिर क्वेश्चन करो सॉल्व। अब ये इसमें कह रहे हैं अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्रीज इज मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3। अब जो ये प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हमको गिवन है 2/√3। अब कह रहे हैं अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस KL as shown in the figure. Trace the path of the ray as it passes through the prism and calculate the angle of emergence and angle of deviation. तो जब भी कभी हमें ये ड्रॉ करना होता है कि ये लाइट यहां से कैसे जाएगी, तो हमें ये देखना होता है कि TIR होगा कि नहीं होगा। TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ये लाइट यहीं से वापस आ जाएगी इस वाले फेस से, और अगर नहीं होगा तो इस फेस के बाहर निकलेगी। अब यहाँ पे KL वाले फेस पे ये परपेंडिकुलर आ रही है तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, चूंकि नॉर्मली इंसिडेंट है। तो यहां से इस वाले फेस से तो लाइट हमारी ऐसे सीधी चली जाएगी, ये लाइट हमारी ऐसे सीधी चली जाएगी। बट यहां पे अगर देखो तो ये नॉर्मल अगर है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि लाइट यहाँ पे डेंसर टू रेयर तो जा ही रही है, ये ग्लास है ये एयर है, तो डेंसर टू रेयर जा रही है। तो एक कंडीशन तो पहले ही हमारी आ रही है कि वो डेंसर टू रेयर जा रही है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हायर हो जाएगा तो फिर TIR हो जाएगा और लाइट यहाँ से इधर वापस आएगी, और अगर TIR नहीं होगा तो इस फेस से बाहर जाएगी। तो अब देखते हैं, यहां पे अगर देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 तो I हमारा 60 हो जाएगा, ये एंगल 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो I है ये हो गया 60 डिग्रीज, हेंस जो साइन I है ये हो गया साइन 60। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है, तो ये √3/2 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं क्रिटिकल एंगल की अगर बात करें तो साइन IC होता है हमारा 1/n, और n हमको गिवन है 2/√3। तो अब साइन IC हमें मिल जाएगा 1/2/√3। अब ये √3 ऊपर जाएगा तो साइन IC हमको मिल जाएगा √3/2। तो अब यहां पे देखो साइन I भी हमारा √3/2 है, साइन IC भी √3/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस साइन IC इज इक्वल टू साइन I। तो IC और I इक्वल हैं, इसका मतलब है
हेंस IC इज इक्वल टू I। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल इक्वल होते हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के ही इक्वल होता है तो उस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। ये डिटेल में हमने पढ़ा है, क्रिटिकल एंगल के डेफिनेशन में भी पढ़ा है, उसके डेरिवेशन में भी पढ़ा है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस या रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा। तो अगर ये नॉर्मल है तो इसके परपेंडिकुलर हमारी इमर्जेंट रह जाएगी, तो इसी फेस के अलॉन्ग चली जाएगी वो। क्लियर है? तो ये हमारी हो जाएगी इमर्जेंट है, और यही पाथ हो जाएगा लाइट का, ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम शो हाउ कॉनकेव मिरर। तो मिरर मैंने बताया था कि भी हट गया है इस साल के लिए, तो इसको नहीं करना। तो जो अगला क्वेश्चन है 65th, उसमें भी मिरर है तो वो भी हमें नहीं करना। अब 66 करना है फिर से। मिरर वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं क्योंकि मिरर हट चुका है इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए हटा है, बट हटा है कोविड-19 की वजह से। अब 66 में दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। इफ म्यू फॉर वाटर इज 1.33, फाइंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। तो हमने देखा था यहाँ पे लैम्डा एयर में हमको गिवन है 589 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का है वो हमको गिवन है 1.33। तो रिफ्रैक्टेड लाइट की जब हम लोग बात करते हैं तो रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए जो लैम्डा डैश होता है वो लैम्डा बाई म्यू हो जाता है। मतलब जो वेवलेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाती है। तो वो हमारी 589 इंटू 10⁻⁻9 बाई 1.33 वैल्यूज पुट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। और जो स्पीड होती है v डैश, वो भी म्यू से या n जो भी लिख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उससे डिवाइड हो जाती है। vc होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, चूंकि बाहर एयर है तो ये हो जाएगा c बाई म्यू। अब c तुम जानते हो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो c की वैल्यू रिप्लेस कर लेना, म्यू गिवन है रिप्लेस कर लेना, मिल जाएगा v डैश। अब जो न्यू डैश होता है फ्रीक्वेंसी, वो होता है b डैश बाई लैम्डा डैश, तो वो हो जाएगा c बाई म्यू डिवाइडेड बाई लैम्डा बाई म्यू। तो ये म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा तो वो c बाई लैम्डा ही हो जाएगा। तो फिर से अब तुम लोग c जानते हो 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा गिवन है, वैल्यू पुट कर लोगे, न्यू डैश भी हमको मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी रिफ्रैक्टेड लाइट की हमको मिल जाएगी, वेवलेंथ रिफ्रैक्टेड की, स्पीड रिफ्रैक्टेड की और फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टेड लाइट की। क्लियर है? नोट कर लो, नोट कर लो। अब इसका जो सेकंड पार्ट है 66 का ही, उसमें कह रहे हैं अ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने बताया था कि जब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होते हैं तो R1 को हम लोग R
और R2 को हम लोग माइनस R लेते हैं। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये प्लस R और ये R2 माइनस R होता है। इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। और जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 हम लोग लेते हैं और वो हमको गिवन है 1.55। बाहर हम लोग एयर मानते हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 लेते हैं, वो हमको गिवन है 1, होता है 1। अब इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और हमको यही R बताना है। अब तुम जानते हो लेंस मेकर्स फार्मूला से 1/f = n21 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2 होता है। तो ये हो जाएगा 1/f = n2/n1 -1 इंटू 1/r -1/- of r। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/r प्लस 1/r 2/r हो जाएगा। तो ये हो गया 1/f = n2/n1 -1 इंटू 2/r। तो यहां पे देखो f हमको गिवन है, n2 हमको गिवन है, n1 हमको गिवन है, सिर्फ एक ही अननोन है r, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देना, r हमको मिल जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 67th में, क्वेश्चन नंबर 67। A ray of light incident on face AB of an equilateral glass prism shows minimum deviation of 30 degrees. Calculate the speed of light through the prism. अब कह रहे हैं कि प्रिज्म में जो मिनिमम डेविएशन है वो 30 डिग्रीज है, इक्विलेटरल प्रिज्म है। तो जैसे इन्होंने कह दिया कि इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 हो जाएगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60-60 होते हैं, तो एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। और जो मिनिमम डेविएशन का एंगल है DM, वो हमको गिवन है 30 डिग्रीज। अब पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। तो अब स्पीड ऑफ लाइट प्रिज्म की कैसे मिलेगी हमको? v' होगी ये, तो ये c/n होगी। किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो c/n होती है, n जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अब प्रिज्म में हमको स्पीड मिल जाए, अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मिल जाए तो बस बात हमारी बन जाएगी। अगर n मिल जाए तो हम लोग n निकालेंगे, चूंकि c तो हम लोग जानते हैं, c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हमको n मिल जाएगा, c को हम लोग n से डिवाइड कर देंगे, हमको v' मिल जाएगा। तो अब तुम जानते हो प्रिज्म के लिए जब मिनिमम डेविएशन होता है तो n हमारा होता है sin a प्लस dm/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। अब देखो सब कुछ है हमारे पास, a है हमारे पास 60, dm है हमारे पास 30, a है हमारे पास 60, सारी वैल्यूज पुट करोगे n मिलेगा। n जैसे मिल जाए n को रिप्लेस कर लेना, यहाँ c 3 × 10⁸ होता है, वैल्यूज पुट करोगे हमको v' मिल जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक पार्ट और है, ये पहला पार्ट है हमारा। दूसरा पार्ट है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AB सो दैट इमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग फेस AC। अब देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड वाला पार्ट। ये इक्विलेटरल प्रिज्म है हमारी, ये लाइट है मान लो, ये इस पे चली जाए ऐसे, ग्रेजेस अलोंग फेस AC, ये A है, ये B है, ये C है, तो इधर चली जाए लाइट, तो हमको बताना है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, I, ये एंगल। तो देखो ये एंगल हमको मिल जाएगा
क्योंकि जब ये ऐसे जाएगी इस फेस के अलोंग तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे है 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है तो वो क्रिटिकल एंगल होता है यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल आईसी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आईसी। तो ये हमको आईसी मिल गया, ये वाला एंगल। हम लोग जानते हैं कि जो साइन आईसी होता है वो 1/n होता है। n हम लोग ऑलरेडी पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हैं। क्लियर है? n हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमको आईसी यहां से मिल जाएगा। आईसी जैसे मिल जाए, ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल हमारा होता है ए, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इसको अगर हम लोग आर मान लें तो ये हमारा हो जाएगा आईसी मिल जाएगा यहां से, ये वाला एंगल। और हम लोग जब डेरिवेशन कर रहे थे तो देखा था दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू ए, ये प्रूफ किया था। तो यहां पे जो आईसी प्लस आर होगा ये हमारा ए के इक्वल होगा। ए हमको 60 गिवन है। क्लियर है? ए हमको 60 गिवन है। तो आईसी हमें मिल चुका है, ए हमको गिवन है, तो यहां से आर मिल जाएगा। और जैसे ही आर मिलेगा, तुम लोग जानते हो स्नेल्स लॉ से साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन। तो ये जो एन है यहां से हमको एन पता ही चल गया है पहले पार्ट से, तो यहां से हमको आई मिल जाएगा। आर यहां से मिल चुका है, और वो n2 1 होता है तो वो n2/n1 बाहर एयर है तो वो n2/n1 n1 1 है तो वो n2 ही रह जाएगा। n2 मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो n ही रह जाएगा, इसलिए n लिख लिया है डायरेक्टली। तो ये i हमको यहां से मिल जाएगा क्योंकि r हमें मिल चुका है, n हमें पहले पार्ट में पता चल चुका है। क्लियर है सबको? ठीक है, नोट कर लो।